गुड मॉर्निंग। लास्ट की अपने लेक्चर में पढ़ा था फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 से लेके 1905 तक का था। आज के हम लेक्चर में पढ़ेंगे कांग्रेस, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसका सेकंड फेज। और जो पहला फेज था वो उदारवादियों का था, और ये जो दूसरा फेज है उसको उग्रवादी दल भी कहते हैं, राष्ट्रवादी भी कहते हैं। ये 1905 से लेके 1919 तक रहा। 19वीं शताब्दी के अंतिम तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नए दल का उदय हुआ, जो पुराने नेताओं के आदर्श तथा ढंगों का कड़ा आलोचक था। ये लोग इन लोगों को एंग्री यंग मैन कहते थे, और इनके अनुसार कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य होना चाहिए, जिसे वे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से प्राप्त करें। इस दल को पुराने उदारवादी की तुलना में उग्रवादी कहते थे। कांग्रेस में फूट की प्रक्रिया उस समय प्रारंभ हुई थी जब लोकमान्य तिलक का समाज सुधार के प्रश्न पर उग्रवादी दल अथवा सुधारकों से झगड़ा हो गया था। जुलाई 1895 में तिलक और उनके सहयोगियों ने पूर्णा सार्वजनिक सभा में रानेडे और गोखले के अधिकार को चुनौती देकर उसे समाप्त कर दिया, और गोखले ने एक और पृथक राजनीतिक संगठन डेक्कन सभा स्थापित कर ली। तिलक ने गोखले के राष्ट्रीय राजनीति में क्षमा याचना के प्रश्न पर उनको बदनाम किया। वास्तव में तिलक समकालीन कांग्रेसी नेताओं से भिन्न थे। वह सरकार की आलोचना में बहुत स्पष्ट थे और अपने विश्वासों के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहते थे। वह पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। 1882 में उन्होंने सरकार के कोल्हापुर के महाराजा से बर्ताव पर बहुत कड़ी भाषा का प्रयोग किया, और 4 महीने का कारावास भी उन्हें हुआ। उसके पश्चात अब हम नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इन उग्रवादी का ये जो दल है, ये दल क्यों ये उदय हुआ। उग्रवाद के उदय के कारण जो पहला जो उग्रवाद के उदय का कारण है वो है अंग्रेजी राज्य की प्रकृति को ठीक ठीक समझना। इसका क्या मतलब है कि आरंभिक काल के नेताओं ने अपने अथक अध्ययन और लेखों द्वारा लोगों को भारत में अंग्रेजी राज्य के सच्चे स्वरूप को समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने आंकड़ों से यह सिद्ध किया कि अंग्रेजी राज्य तथा उसकी नीतियां ही भारत की दरिद्रता का मूल कारण है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा, यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगे रहते हैं। इसी प्रकार आनंद चार्लू, R.N. मधुलकर, दीनशा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय आदि राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजी राज्य की पोल खोल दी और बताया कि इस राज्य का वास्तविक रूप केवल शोषक का ही रूप है। रमेश चंद्र दत्त और जीबी जोशी ने अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था का ठीक ठीक मूल्यांकन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने यह स्पष्ट किया कि सेवाओं की भर्ती में अंग्रेजों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही भारत की बढ़ती हुई दरिद्रता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया, और यह प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष पारित किया जाता था। इसके लिए उन्होंने सैनिक और असैनिक पदों पर ऊंचे ऊंचे वेतन, गृह शासन के बढ़ते हुए व्यय, भेदभावपूर्ण आयात तथा निर्यात की नीति, अदूरदर्शी भूमि कर नीति, भारत के औद्योगिकरण के प्रति उदासीनता और भारतीयों को अच्छे पदों और सेवाओं से वंचित रखना आदि तथ्यों को इन्होंने उत्तरदायी ठहराया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बढ़ते हुए पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया। इस नवीन नेता पीढ़ी ने बढ़ते हुए पश्चिमीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारतीय जीवन, चिंतन और राजनीति में पश्चिम का प्रभाव बढ़ रहा था। भारतीय संस्कृति का प्रभाव कम हो रहा था। इन लोगों का बौद्धिक और भावात्मक प्रेरणा का स्रोत भारत था, और उन्होंने भारतीय इतिहास के वीरों की गाथाओं से प्रेरणा ली। बंकिम चंद्र, विवेकानंद और स्वामी दयानंद के लेखों ने उनको प्रभावित किया। बंकिम चंद्र ने 1886 में लिखे कृष्ण चरित्र भाग प्रथम में भारत के उन जैसे परम पुरुष के नेतृत्व में भारत की एकता के स्वप्न देखे।
उन्होंने वैदिक संस्कृति का वह रूप दर्शाया जो उस समय तक प्राय अनदेखा था। उन्होंने बताया कि जिस समय यूरोपवासी असभ्य तथा अज्ञान के घेरे में थे, वैदिक काल में भारत में एक उच्च सभ्यता, संस्कृति, दर्शन तथा धर्म का विकास हो रहा था और इस प्रकार उन्होंने एक नए आत्मविश्वास को जगाया और श्वेत जातियों की काली तथा ब्राउन जातियों से वरिष्ठता की भावना को चुनौती दी। उनका राजनीतिक संदेश था कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है। तीसरा जो कारण है वो है कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष। कांग्रेस के पहले 15-20 वर्ष की उपलब्धियों से तरुण लोग संतुष्ट नहीं थे। उनका अंग्रेजों की न्यायप्रियता तथा बराबरी की भावना पर कोई विश्वास नहीं रह गया था। वे लोग शांतिमय और संवैधानिक ढंगों के आलोचक बन गए थे और वे समझते थे कि पेटिशन, प्रेयर एंड प्रोटेस्ट करने की नीति से कुछ नहीं मिलने वाला है। उन्होंने यूरोपीय साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए यूरोपीय ढंग ही अपनाने पर उन्होंने ज्यादा बल दिया। नेक्स्ट है भारत की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति ने भारतीय राष्ट्रीय प्रक्रिया में उग्रवाद के उदय में विशेष योगदान दिया। 1896-97 और 1899-1900 के भीषण अकाल और महाराष्ट्र के प्लेग से लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। सरकारी सहायता कार्य बहुत थोड़ा था तथा बहुत धीरे धीरे होता था और व्यवस्था भी ठीक नहीं थी। तिलक के अनुसार सरकारी अधिकारी कठोर और भ्रष्ट थे और सहायक के स्थान पर अधिक हानिकारक थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा, प्लेग हमारे लिए सरकारी प्रयत्नों से कम निर्दयी है। दक्कन के दंगे हो गए थे। सरकार ने लोकमत तथा दंगों को दबाने का प्रयत्न किया। जनता ने अकालों को भी सरकार की नीतियों का परिणाम ही बताया। 1903 की कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में लाल मोहन घोष ने 1902 के दरबार का उल्लेख किया कि एक सरकार का निर्धन जनता पर भारी कर लगाकर एक बड़े भारी समारोह का मनाना, जिसमें आतिशबाजी और भव्य दृश्यों पर रुपया व्यय किया जाए जबकि लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, इससे अधिक हृदयहीनता तो कुछ और हो ही नहीं सकती है। अगला कारण है समकालीन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। विदेश में हुई घटनाओं का भी इन लोगों पर प्रभाव पड़ा। भारतीयों के साथ अंग्रेजी उपनिवेशों में, विशेषकर दक्षिणी अफ्रीका में हुए दुर्व्यवहार से अंग्रेज विरोधी भावनाएं जाग उठी थी। इसके अतिरिक्त मिस्र, ईरान, टर्की तथा रूस में राष्ट्रीय आंदोलनों का प्रभाव हुआ था। इथोपिया का इटली को परास्त कर देना तथा जापान की रूस पर विजय का भी भारतीय राष्ट्रीयवादियों पर प्रभाव पड़ा। यूरोप की अजयता का जादू अब टूट चुका था। अगला कारण है कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। कर्जन के भारत में 7 वर्ष के शासन शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों के लिए प्रसिद्ध था, जिसकी भारतीय मन पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र नहीं माना और कांग्रेस के सभी कार्यों को केवल मन के उद्गार निकालना ही माना। उनकी दृष्टि में भारतीय चरित्र का मूल्य बहुत कम था। उसके बहुत से अधिनियमों में जातीय श्रेष्ठता की भावना झलकती थी और 1902 का दिल्ली दरबार बहुत अखरा, विशेषकर इसलिए कि वे अभी अकाल के प्रभाव से पूर्ण रूप से संभल भी नहीं पाए थे। अगला जो कारण है वो है बंगाल का विभाजन। कर्जन का सबसे घृणित कार्य जो था वो था बंगाल को 2 भागों अथवा बंगाल तथा पूर्वी बंगाल और असम में विभाजित करना। यह कार्य बंगाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कड़े विरोध की अपेक्षा करके किया गया। इससे सिद्ध हो गया कि कर्जन तथा लंदन स्थित जो होम गवर्नमेंट है भारत के लोकमत की किस अवहेलना करती है। यह भी स्पष्ट था कि बंटवारा धर्म के नाम पर किया गया और हिंदू मुस्लिम द्वेष को कुने का प्रयत्न किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जो उग्रवादी दल हैं उनके उद्देश्य क्या क्या थे और क्या क्या उनके ढंग थे। तो इस उग्रवादी दल के 4 प्रमुख नेता हैं। पहला है लोकमान्य तिलक। फिर बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय। तिलक ने कहा कि स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। इन लोगों को एक नया नारा दिया। उन्होंने कहा था स्वराज्य तथा स्वशासन स्वधर्म के लिए आवश्यक है। बिपिन चंद्र पाल ने इस दल की मांगों की इन शब्दों में व्याख्या की। देश में नया सुधार नहीं अपितु पुनर्गठन की आवश्यकता है। इंग्लैंड को भारतीय सरकार की नीति निर्माण का अधिकार छोड़ देना चाहिए।
और एक विदेशी सरकार को जो कानून चाहे बना सकने अथवा अपनी इच्छा से जैसा चाहे शासन करे, यह अधिकार त्याग देना चाहिए। अरविंद घोष स्वराज्य को भारत के प्राचीन जीवन को आधुनिक परिस्थितियों में परिपूर्ण होना और राष्ट्रीय गौरव का सतयुग मानते थे, जिससे भारत पुनः एक गुरु और मार्गदर्शक के रूप में अपनी भूमिका निभाए, लोगों की आत्म मुक्ति हो तथा राजनीतिक जीवन में वेदांत के आदर्श प्राप्त किए जा सके। लाला लाजपत के अनुसार जैसे दास की आत्मा नहीं होती, इसी प्रकार दास जाति के लिए कोई आत्मा नहीं होती है और आत्मा के बिना मनुष्य केवल पशु है। इसलिए देश के लिए स्वराज्य परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं। जो राष्ट्रवादी थे उनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जिसमें अपने राष्ट्र की नीतियों तथा प्रबंध में पूर्णतः स्वतंत्रता हो। उदारवादी दल के लिए स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। जो उग्रवादी दल हैं वो पैसिव रेजिस्टेंस और सामूहिक आंदोलन, आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करते थे। इन नेताओं ने स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा तथा आत्म बलिदान के लिए प्रस्तुत रहने की भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। उन्होंने जनता के मन से शासकों की शक्ति का भय निकालने का प्रयत्न किया और अपने आप में विश्वास उत्पन्न किया। आगे हम पढ़ेंगे कि उग्रवादियों के क्या क्या कार्यक्रम थे। उग्रवादियों के कार्यक्रम थे विदेशी माल का बहिष्कार। तो विदेशी माल के बहिष्कार और स्वदेशी माल के प्रयोग से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन और भारतीयों को कार्य तथा सेवाओं के अवसर मिलने थे। लाला लाजपत राय के अनुसार स्वदेशी के प्रचार से अंग्रेजों को वित्तीय हानि और बंगाल का विभाजन रद्द करने के लिए दबाव डाला जाए। शीघ्र ही यह भी अनुभव किया गया कि वह विदेशी शोषण के विरुद्ध तथा राजनीतिक आंदोलन के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। लोगों से आर्थिक आंदोलन के समर्थन प्राप्त करना अधिक सरल था। सरकारी नियंत्रित शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई गई। उग्रवादी दल की योजना थी कि विद्यार्थियों को देश सेवा में लगाया जाए। जब सरकार ने विद्यार्थियों के विरुद्ध अनुशासित कार्रवाई करने की धमकी दी, तो विद्यार्थियों को यह कहा गया कि वे इन विश्वविद्यालयों को छोड़ दें। सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। मद्रास ने पचप्पा राष्ट्रीय कॉलेज स्थापित किया। पंजाब में डीएवी आंदोलन ने जोर पकड़ा। तिलक ने असहयोग का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि आप स्वयं ही इन प्रशासनिक मशीन को निर्विघ्नता से चलने में सहायता देते हैं। यद्यपि आप दलित तथा तिरस्कृत हैं, परंतु फिर भी आपको अपनी उस शक्ति का बोध होना चाहिए जिसे आप यदि चाहें तो प्रशासन को ठप कर सकते हैं। उग्रवादियों ने सहकारी संगठन को भी बढ़ावा दिया। गांव की सफाई, प्रतिबंधक पुलिस कार्य, मेलों का आयोजन आदि स्वयंसेवी संस्थाएं स्थापित की गई। दीवानी मामलों तथा अहस्तक्षेप झगड़ों को सुलझाने के लिए पंच निर्णय समितियां बनाई गई। इस सहकारी आंदोलन का उद्देश्य विपिन चंद्र पाल ने बताया है कि सहकारी संस्थाओं की सहायता से संयुक्त भलाई के लिए जनता में एक शक्तिशाली नागरिक भावना को जगाना और इस प्रकार उन्हें धीरे धीरे स्वतंत्र नागरिक के अधिक लंबे और भारी उत्तरदायित्वों के लिए प्रशिक्षण देना और फिर समस्त देश में सक्रिय राजनीतिक संस्थाएं स्थापित करना था, जिससे कि नेता जनता के सीधे संपर्क में आ सकें। उग्रवादी विचार और राजनीति के मूल्यांकन में हम ये मानते हैं कि इनके समर्थन में सक्रिय क्रांतिकारी से लेकर गुप्त समर्थक तक सम्मिलित थे। ऐसे लोग भी थे जो आतंकवाद के विरुद्ध भी थे। इसी प्रकार इस दर्शन के सभी प्रमुख नेता अरविंद, तिलक, पाल तथा लाला लाजपत राय सभी अपने राजनीतिक आदर्शों तथा कार्य प्रणाली में भिन्न थे। नेताओं के अपने विचार भी समय के अनुसार बदलते रहते थे। उग्रवादी नेता प्रजातंत्र, संविधान और प्रगति की बात करते थे और यह भी चाहते थे कि राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार अधिक बड़ा होना चाहिए। ये लोग भारत में अंग्रेजों की भूमिका को भली भांति समझते थे और ये चाहते थे कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में अधिक भाग मिले, अंग्रेजों द्वारा भारत का शोषण बंद हो तथा ये भी अनुभव करते थे कि अंग्रेजों का भारत छोड़ना किसी प्रकार की प्रत्यक्ष क्रिया के और दबाव के बिना संभव नहीं है। इसलिए सहयोग की जगह पे असहयोग और सरकार की अन्यायपूर्ण नीति के विरुद्ध प्रतिरोध की नीति को अपनाना चाहिए। इसलिए इन लोगों ने जनता को असहयोग, अहिंसात्मक प्रतिरोध, सामूहिक आंदोलन आदि का पाठ पढ़ाया। इन लोगों ने देशभक्ति को विद्या विनोद से परिवर्तित कर देश सेवा तथा दुख सहना इत्यादि बना दिया।
1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। इससे इन राष्ट्रवादियों में एक नवीन आत्मविश्वास पैदा हुआ। धन्यवाद।